हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग नर्व इम्पल्सेस या फिर आप कह सकते हैं नर्व इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, टेट, सुपर टेट, यहाँ तक कि बीएड में भी हेल्प करेगा। इस वीडियो को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये आपका हैंड नोट की तरह तैयार हो जाएगा। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बेसिकली ये जो टॉपिक है नर्व इम्पल्स, ये साइकोलॉजी का बेसिक टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नर्व इम्पल्सेस या फिर नर्व इम्पल्स, बेसिकली जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे या फिर साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक न्यूरॉन में सूचनाएं, इंफॉर्मेशन कैसे आगे बढ़ती हैं, मतलब एक ही न्यूरॉन में सूचनाएं आगे कैसे बढ़ती हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचनाएं आगे कैसे बढ़ती हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे पता चलता है कि, या फिर कैसे पता किया जा सकता है कि न्यूरॉन में सूचनाएं। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, यही पूरे नर्व इम्पल्स या फिर पूरे न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, इनसे मतलब इन्हीं बेसिक क्वेश्चन को समझने के लिए या ढूंढने के लिए डिस्कस किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, इसका उत्तर या सीधा ये है कि एक न्यूरॉन में सूचनाएं नर्व इम्पल्स के द्वारा प्रभावित होती है। पहला क्वेश्चन यही था ना कि एक न्यूरॉन में सूचनाएं आगे कैसे बढ़ती हैं। एक न्यूरॉन की बात हो रही है, यहाँ पे दो न्यूरॉन की बात अभी नहीं हो रही है। तो इसका आंसर है कि एक न्यूरॉन में सूचनाएं नर्व इम्पल्स के थ्रू आगे बढ़ती हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये जो नर्व इम्पल्स है इसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात हो रही है। देखो यहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी सूचनाएं नर्व इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ही आगे बढ़ती हैं, जो कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से होते हुए आगे बढ़ाई जाती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये जो इमेज है ना, ये बेसिक इमेज है नर्व इम्पल्स की। ये जो प्लस के और माइनस आपको सिंबल दिख रहा है, ये ही इसी के थ्रू ही सूचनाएं आगे बढ़ती हैं। इसी के थ्रू एक्शन पोटेंशियल शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है। तो ये जो इमेज है इसको हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। अब तत्काल हम लोग नर्व इम्पल्स के स्वरूप पर विचार करें, मतलब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नर्व इम्पल्स आखिर होता कैसा है और ये काम कैसा करता है। तो नर्व इम्पल्स से तात्पर्य या नर्व इम्पल्स का मतलब होता है एक बहुत ही छोटी अवधि के लिए, बहुत ही कम समय के लिए एक्सॉन में प्रभावित होने वाला इलेक्ट्रिकल इवेंट या इलेक्ट्रिक इवेंट। तो क्या होता है नर्व इम्पल्स, जो कि क्वेश्चन था, ये बहुत छोटे समय के लिए, कुछ मिली सेकेंड के लिए क्या होता है, एक्सॉन में होने वाला इलेक्ट्रिक इवेंट होता है। ठीक है, चूँकि ये बहुत ही छोटा और बहुत ही तेज होता है। तेज कहने का मतलब है बहुत ही फास्ट होता है, तो इसे स्पाइक भी कहा जाता है। मैं जो बता रही हूँ उसको आप लोग बहुत ख्याल से सुनिएगा, बहुत ख्याल से समझिएगा। ठीक है, देखो क्या होता है नर्व इम्पल्स, एक ही एक्सॉन में बहुत कम समय के लिए होने वाला इलेक्ट्रिक इवेंट। चूँकि ये बहुत तेज होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको स्पाइक भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि न्यूरॉन में ये तंत्रिका की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब नर्व की उत्पत्ति कैसे होती है। जब न्यूरॉन रेस्ट की अवस्था में होता है, आराम की अवस्था में होता है, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, किसी सूचनाओं को आगे प्रवाहित नहीं कर रहा होता है, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं कर रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो जो न्यूरॉन है वो रेस्ट की फेज में है, आराम की अवस्था में। ठीक है, अर्थात वो किसी उद्दीपक द्वारा उत्तेजित नहीं होता है। तो न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन के भीतर का फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ में क्या होता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। जब न्यूरॉन रेस्ट की अवस्था में होता है तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है, न्यूरॉन में नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ठीक है, तथा उसके बाहर क्या होता है, अब मैं ये जो मैं ऊपर वाला इमेज था मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। तो इसको इस तरह से समझो कि जैसे यहाँ पे ये जो नेगेटिव पॉजिटिव ये वाला दिख रहा है ना, समझो कि ये पूरा का पूरा नेगेटिव है। तो ये जो न्यूरॉन है ये क्या है, ये रेस्ट की अवस्था में है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, तथा उसके बाहर क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। अब आप ये समझ लो
कि ये वाला जो है नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज है और ये बाहर की तरफ है ये पॉजिटिव है। सेम इसी तरह से मान लो ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज है। तो ये कौन सी अवस्था है? ये रेस्ट की अवस्था है। यहाँ इस समय क्या होता है, न्यूरॉन रेस्ट की अवस्था में होता है, क्योंकि इस समय किसी भी तरह का कोई भी उत्तेजित नहीं हो रहा है या फिर किसी तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब न्यूरॉन, देखो ये मैं इसको भी आगे डिस्कस करूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा आगे की बात हो रही है। जब न्यूरॉन का बाहरी भाग की तुलना में नेगेटिव चार्ज अधिक होता है तो न्यूरॉन की इस तरह की अवस्था को रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है, या रेस्ट पोटेंशियल कहा जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल सही शब्द होता है, ठीक है। तो अब आपको कोई समझ में आ गया होगा कि जब न्यूरॉन में अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूरॉन क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल यानी रेस्ट की अवस्था में होता है। तथा नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के उक्त वितरण, मतलब कि दोनों का जो डिवाइडेशन होता है, वितरण जो लिखा है ना, उनका जो डिवाइडेशन होता है उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पोलराइजेशन वाला फेज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है मान लो, बाहर की तरफ ये पॉजिटिव दिख रहा है। अब ये जो इस सिचुएशन है इसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन या पोलराइज्ड अवस्था, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, जब इस तरह का डिवाइडेशन होता है, मतलब अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको पोलराइजेशन कहा जाता है। न्यूरॉन में विश्राम विभव या रेस्टिंग पोटेंशियल की अवस्था स्वतः नहीं बनी रहती है। मतलब ये और ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन बिना किसी वजह से ही रेस्टिंग अवस्था में है या रेस्ट की अवस्था में, तो यही कह रही है ऑटोमेटिकली नहीं होता है, बल्कि इसके लिए भी न्यूरॉन को काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है ये हम लोग आगे बताएंगे। मतलब भाई अगर वो आराम की अवस्था में है तो ऐसे ही आराम की अवस्था में नहीं है, वो कुछ कर रहा है इस वजह से वो आराम की अवस्था में, इसके लिए भी वो आराम, मतलब खुद को आराम की अवस्था में रखने के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। अब दूसरे शब्दों में इसको देखो डिस्कस किया गया है। न्यूरॉन को कुछ विशेष प्रकार के आयन को कोश झिल्ली के भीतरी भाग से बाहर, विशेषकर धनात्मक आयन को, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनको बाहर की तरफ रखना पड़ता है, और तथा कुछ दूसरे तरह के आयन को सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, बाहरी भाग से भीतर मतलब अंदर की तरफ, यानी कि नेगेटिव आयन्स को अंदर की तरफ रखना पड़ता है। तो वो क्या काम कर रहा होता है, वो यही काम कर रहा होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल की अवस्था में रहने के लिए वो पॉजिटिव आयन्स को बाहर रख रहा है और नेगेटिव आयन्स को अंदर की तरफ रख रहा है, ठीक है। वो इसको यही काम करना पड़ता है और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को पोलराइजेशन कहा जाता है। तो ये मुझे लगता है अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब झिल्ली के बाहर वाले सोडियम आयन अर्थात चार्ज पोटेंशियल पार्टिकल्स, ये देखो ये जो बाहर वाले हैं ना, ये इधर वाली इमेज में ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि समझ जाओ बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ नेगेटिव है। तो जो बाहर वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बाहर वाले जो पॉजिटिव अवस्था में होते हैं उनको चार्ज पार्टिकल्स कहा जाता है, जो कि पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बाहर वाले जो सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव फेज में होते हैं उनको चार्ज पार्टिकल्स कहा जाता है, और झिल्ली के भीतर, जो कि झिल्ली के भीतर आने लगते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने लगते हैं, जिसके कारण बहुत लघु अवधि के लिए, अर्थात जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ मिली सेकेंड के लिए एक न्यूरॉन के लिए न्यूरॉन्स के सेल मेम्ब्रेन का भीतरी भाग धनात्मक रूप से आवेशित पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिवली आयन्स होते हैं जो कि अंदर की तरफ आने लगते हैं, इस इमेज की तरफ देखो, तो क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, कुछ मिली सेकेंड के लिए पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, सबको पॉजिटिव कर रहे हैं, सबको पॉजिटिव कर रहे हैं, और नेगेटिव वाले भी देखो अंदर की तरफ हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज वाले होते हैं वो जब अंदर की तरफ आने लगते हैं तो न्यूरॉन क्या होता है, कुछ समय के लिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये बाकी की इसी के लिए बात करते हैं। तो जो कोश झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के धनात्मक परंतु यह लघु और परंतु तीव्र परिवर्तन को ही एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। तो किसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, पॉजिटिव आयन से कुछ मिली सेकेंड के लिए नेगेटिव आयन जो होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने लगते हैं। तो उनके अंदर आने से, पॉजिटिव और नेगेटिव के मिल जाने से क्या होता है, ये जो हमारा न्यूरॉन होता है या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और इसी अवस्था को एक्शन पोटेंशियल
कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, आयन से तात्पर्य ऐसे पार्टिकल से होता है, आयन जैसे मैंने बताया, जिसमें धनात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों होते हैं। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों होते हैं। पार्टिकल्स, बेसिकली हम लोग उनको पार्टिकल्स कहते हैं, बट वो जब अंदर आ जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह पे होते हैं तो उसको हम लोग आयन कहते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अब आपको नर्व इम्पल्स, इसको जो जिसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है उसे नर्व इम्पल्स भी कहा जाता है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ख़त्म किया था कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव धनात्मक तथा लघु परिवर्तन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर थोड़े समय के लिए जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसे ही एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है या फिर नर्व इम्पल्स कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप, मतलब इसका जो रिजल्ट होता है, न्यूरॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। रेस्ट की अवस्था में रहने के लिए या रेस्टिंग फेज में रहने के लिए क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ रखता है और नेगेटिव चार्ज को अंदर की तरफ रहता है। क्योंकि जब पॉजिटिव आयन्स अंदर की तरफ आने लगते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स अंदर की तरफ आने लगते हैं, तो वो क्या होता है, न्यूरॉन का जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है समाप्त हो जाता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल में, या फिर नर्व, इसकी ये पूरी फेज को नर्व इम्पल्स कहा जाता है या एक्शन पोटेंशियल फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें बात हो रही है। रेस्टिंग पोटेंशियल खास समाप्त हो जाता है और न्यूरॉन क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। न्यूरॉन के जो उत्तेजित कण या न्यूरॉन के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनमें इस तरह के परिवर्तन को पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन कहा जाता है। पोलराइजेशन किसे कहा जाता है, रेस्टिंग फेज को पोलराइजेशन कहा जाता है। और जब न्यूरॉन में चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ तो वो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई न्यूरॉन उत्तेजित होता है तो वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उत्तेजित होता है। मतलब जब वो स्टिमुलेट होता है तो उसमें पूरी इस तरह से शक्ति रहती है, या और इसके अतिरिक्त इस शक्ति का संबंध उद्दीपक की तीव्रता, देखो यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस की तीव्रता से नहीं होता, बल्कि अब इसका जो संबंध होता है, न्यूरॉन में उत्पन्न उत्तेजन की शक्ति या तो पूर्ण होती है या तो बिल्कुल ही नहीं होती। मतलब जब इस तरह का चेंजेस होते हैं, इस तरह के चार्ज जब होता है, जब एक्शन पोटेंशियल का फेज होता है, तो न्यूरॉन या तो पूरी तरह से उत्तेजित होगा या तो उसका कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब चार्ज नहीं होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझ जाओ। हम लोग लाइट जलाते हैं, ठीक है, तो अगर बल्ब फ्यूज़ होने वाला है या कभी कभी ऐसा होता है, इसको देखो एग्जाम्पल के साथ टैली करना ना तो समझ में आ जाएगा। तो लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक जो करंट होता है बल्ब तक पहुंचता है तो क्या होता है, लाइट जलती प्लुप से, मतलब जोर से, ऐसे प्लक से, या जो फ्लक्चुएट होगी, जो भी आप समझ जाओ, मेरी वर्डिंग पे मत जाना, मतलब लाइट जलती है सडनली। बट अगर वो बल्ब फ्यूज़ है या वहाँ तक इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पहुँच रहा है बल्ब तक, तो क्या होता है, वो तुरंत बंद हो जाती है। तो या तो लाइट जलेगी या तो लाइट नहीं जलेगी। तो यही यहाँ पे ये कह रहा है, या तो न्यूरॉन जो होता है स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, पूरी तरह से होता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, और या तो फिर वो स्टिमुलेट नहीं होता है। ठीक है, यही यहाँ पे बात हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि न्यूरॉन या उद्दीपक की अधिक तीव्रता होने पर न्यूरॉन में अधिक शक्ति के साथ उत्तेजित होता है तथा उसकी तीव्रता कम होने पर न्यूरॉन कम शक्ति के साथ उत्तेजित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी उद्दीपक द्वारा न्यूरॉन उत्तेजित हो जाता है तो उस उत्तेजित अवस्था की शक्ति हमेशा पूर्ण होती है, मतलब बल्ब हमेशा पूरी तरह से ही जलेगा। इसे ही क्या कहा जाता है, ऑल और नॉन लॉ कहा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विभिन्न न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। ह्यूमंस में ये जो नर्व इम्पल्स की फ्रिक्वेंसी होती है 500 तंत्रिका आवेग तक की उत्पत्ति होती जाती है, मतलब प्रति सेकेंड 500 तंत्रिका आवेग तक की उत्पत्ति होती पाई जाती है। देखिए इस इमेज से आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो पोलराइजेशन की अवस्था दी गई है और डीपोलराइजेशन की भी अवस्था दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे देखो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, इसे ही हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, इसको भूलना मत। ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, मतलब ये पॉजिटिव आयंस को बाहर की तरफ निकाल रहा है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव आयंस को अंदर की तरफ रख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्टिंग पोटेंशियल। बट सडनली पॉजिटिव वाले क्या हो रहे हैं, अंदर की तरफ आने लग रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले मिल जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, न्यूरॉन पूरी तरह से ऐसे उत्तेजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है,
ये पूरे तरह से उत्तेजित हो रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये वो वाला फेज है। अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टरी पीरियड लिखा है, रीपोलराइजेशन लिखा है, रेस्टिंग पोटेंशियल लिखा है। अब क्या हो रहा है, जब न्यूरॉन अपनी पूरी आवेग क्या पूरी गति से जब उत्तेजित हो जा रहा है तो उसके बाद का क्या फेज आता है, ये क्या होता है, ये फिर हाइपर पोलराइजेशन का अवस्था आ जा रहा है। मतलब वो फिर जो स्टिमुलेट हुआ रहा वो फिर अब वापस से जीरो की तरफ आ जा रहा है, वापस से नेगेटिव जो आयंस थे अंदर की तरफ रह रहे हैं, पॉजिटिव वाले बाहर की तरफ जा रहे हैं। इस इमेज को मैं और अच्छा आगे डिस्कस करके बताऊंगी तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब ये वाला तो फेज देखो खत्म हो गया कि 500 तक तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होती पाई जाती है, और ये इमेज यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ये वाला ना फेज आपको मुझे लगता है कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, रीपोलराइजेशन और फिर हाइपर पोलराइजेशन वाला मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको मैं आगे डिस्कस करके फिर से इस इमेज पे आती हूँ। तो करीब 1 या 2 मिलीसेकंड के बाद न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन अपनी मौलिक अवस्था में वापस लौट जाता है। मतलब ये जो मैंने बताया ना कि ये जो वापस से देखो, इसको ऐसे देखो, ये जो वापस से मतलब ये तो आ गया कि पूरी शक्ति के साथ उत्तेजित हुआ, स्टिमुलेट हुआ, बट ये वापस से अपने ओरिजिनल फेज में वापस आ जा रहा है। तो वही कह रहा है, मतलब जैसा पहले था वैसा वापस हो जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, अब यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। अपनी मौलिक अवस्था में वापस लौट आता है, न्यूरॉन काफ़ी सक्रिय होकर पॉजिटिव, अब वापस वो अपने जब मतलब ओरिजिनल फेज में आ रहा है तो फिर से वही काम करने लग रहा है। अब ये क्या कर रहा है, बहुत ही एक्टिवली पॉजिटिव आयंस को भीतर से बाहर की तरफ निकालता है और नेगेटिव आयंस को बाहर से अंदर की ओर लाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे हो गए रहे उनको क्या कर रहा है, वापस से पहले वाले फेज में ला रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अब इसका जो रिजल्ट होता है क्या होता है, न्यूरॉन में वापस से एक्शन पोटेंशियल की अवस्था कायम हो जाती है। अब जब न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल के फेज में वापस आ जाता है, देखो ये अब आपको समझ में इस इमेज में अब आएगा। तो जब भी यहाँ तक पहुँच जा रहा है, मतलब एक्शन पोटेंशियल हो जा रहा है, डीपोलराइजेशन के फेज में पहुँच जा रहा है, तो वह वापस से अपनी मौलिक अवस्था में वापस आ रहा है। तो इसके जो मौलिक अवस्था में वापस आने पर जो नेगेटिव पॉजिटिव वाले जो आयंस है वापस से अंदर बाहर हो रहे हैं, तो फिर से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। मतलब फिर से अब न्यूरॉन क्या कर रहा है, वो काफ़ी एक्टिवली पॉजिटिव आयंस को भीतर से मतलब अंदर से बाहर की ओर निकालता है और नेगेटिव आयंस को अंदर की तरफ लाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वापस से जो रेस्टिंग पोटेंशियल था वो की अवस्था थी, उसका जो फेज था वापस वैसा ही हो जाता है और कोश पुनः उत्तेजित होने के लिए, मतलब जो मेम्ब्रेन होता है वो वापस से पहले की तरह स्टिमुलेट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कब तैयार होता है, मतलब एक बार एक्शन पोटेंशियल का फेज होता है, फिर रेस्टिंग पोटेंशियल का फेज होता है, फिर एक्शन पोटेंशियल का फेज होता है। तो ये क्या होता है, ये चीज़ें, ये पूरा फेज जो होता है इसी तरह से चलता रहता है। ये पूरा जो आपको डायग्राम है आप समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो फेज है ना नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं अभी आगे बताती हूँ। तो ये वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल की अवस्था में आ जाता है। यहाँ पे जो रेस्टिंग पोटेंशियल ये वाला जो फेज दिखा रहा है ना, ये वाला हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसको और अच्छे से क्लियर मैं कर देती हूँ। तो ये चीज़ क्या है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। पहले क्या हुआ, रेस्टिंग पोटेंशियल का फेज था, फिर सडनली न्यूरॉन क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, स्टिमुलेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल का फेज आया। अब वापस से ये रेस्टिंग पोटेंशियल, यहाँ पे जो है ना रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये क्या चीज़ है ना जो थोड़ा सा नीचे से आया है, ये मैं हाइपर पोलराइजेशन का फेज है, मैं ये अभी आगे बताती हूँ, ठीक है। तो वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल का फेज शुरू हो जाता है और न्यूरॉन वापस से या फिर सेल मेम्ब्रेन वापस से उत्तेजित होने के लिए लगभग तैयार हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज में परिवर्तन के इस क्रम, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव को एक्शन पोटेंशियल की संज्ञा दी जाती है। एक्शन पोटेंशियल का अर्थ इस अर्थ में क्रमिक विभव यानी कि हाइपर पोलराइजेशन से डिफरेंट है। कि किस तरह से डिफरेंट है ये मैं बता रही हूँ। क्रिया भाव एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो पूर्ण या नहीं, मतलब ऑल और नन के जो रिस्पॉन्स होता है उस पर काम करता है। जबकि ये जो हाइपर पोलराइजेशन का फेस होता है, क्रमिक विभव होता है, वो उद्दीपक की तीव्रता की मात्रा के अनुरूप परिवर्तन होता है। अब ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है मैं अभी आगे बताती हूँ। ये जो इमेज है ये भी आपको यही क्लियर कर रही होगी। देखिए इस इमेज में भी यही बताया जा रहा है। ये अच्छा, ये सारा जो चीज़ होता है ना किस जगह पे होता है, ये इस वाले ये नोट्स ऑफ रेनवीर जो होता है, रेनवियर होता है, ये जो न्यूरॉन के
स्ट्रक्चर है, मैंने वहाँ पे इसको डिस्कस किया है, तो आपको ये वहाँ समझ में आएगा। तो ये जो भी चीज़ें होती है, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, हाइपर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, जो भी फेस होता है वो इसी जगह पे होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर के। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ये जो दो बना है ना, यही यहाँ पे यही वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो इसको रेनवियर की दरार कहा जाता है, नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो ये माइलिन शीथ है, ये थोड़ा सा ब्लर इमेज है लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये माइलिन शीथ है, ये डीपोलराइजेशन का नोड है, मतलब यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में है। ठीक है, तो ये इमेज से आपको ये क्लियर हो जा रहा होगा। सॉल्टरी कंडक्शन, स्पीड ऑफ 200 मिली सेकेंड। ठीक है, जैसा मैंने बताया था। अब आगे बात करते हैं। किसी न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स उत्पन्न होने के तुरंत बाद एक विशेष अवधि होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना। किसी भी न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स के उत्पन्न होने के बाद में, उसके क्रिएट होने के बाद एक विशेष अवधि होती है जिसमें न्यूरॉन पुनः न्यूरॉन को उत्तेजित नहीं किया जा सकता। भाई तुरंत एक्शन पोटेंशियल हुआ है तो क्या आप जब वो डीपोलराइज मतलब पोलराइज्ड हो गया, डीपोलराइज नहीं कहेंगे, जब वो पोलराइज्ड हो गया मतलब रेस्ट के फेस में आ गया, तो क्या तुरंत से उसको आप जला सकते हो, मतलब उसको एक्टिवेट कर सकते हो? नहीं, वो क्या होता है थोड़ी देर के लिए तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, चाहे उद्दीपक की तीव्रता की मात्रा कितनी भी हो। इसका एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन बॉडी से लेते हैं। जैसे कि कोई आदमी कहीं से दौड़ के आ रहा है, ठीक है, वो एक्शन पोटेंशियल, पहले वो खड़ा है, ठीक है, तो वो खड़ा है तो समझो वो रेस्टिंग पोटेंशियल के फेज में। सडनली वो दौड़ता है, दौड़ के आता है, बहुत दूर से दौड़ के आ रहा है, वो उसका एक्शन पोटेंशियल का, उसका दौड़ना एक्शन पोटेंशियल का फेज हो गया, फिर वो आके रुक गया, मतलब वो फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल के फेज में आ गया। अब वापस से उससे कहा जा रहा है कि फिर से उतने तेज से दौड़ो, तो वो क्या कहेगा, 2 सेकेंड ना दौड़ रहा हूँ, 2 सेकेंड रेस्ट करने दो। तो यही यहाँ पे यही वाली बात कर रहा है कि जब न्यूरॉन अपने एक्शन पोटेंशियल को ख़त्म करता है, मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल फेज में आता है, नर्व इम्पल्स के उत्पन्न होने के तुरंत बाद एक विशेष अवधि होती है जिसमें न्यूरॉन को उत्तेजित नहीं किया जा सकता है, चाहे उद्दीपक की तीव्रता कितनी की मात्रा कितनी भी अधिक क्यों ना हो। उस लघु अवधि को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। मतलब वो जब तुरंत नहीं दौड़ सकता है, वो कहता है कि 2 सेकंड रुक जाओ, तो उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस अवधि, यह जो अवधि होती है 5 से 2 मिली सेकेंड तक की होती है। ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो रेस्टिंग वाला फेज होता है ये 5 to 2 मिली सेकेंड का होता है। इस अवधि के बाद एक कंटिन्यूस रिकवरी होती है, सडनली वो आदमी दौड़ने को फिर से तैयार हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली रिकवरी की अवस्था, कंटिन्यूसली रिकवरी फेज कह सकते हैं। इसमें न्यूरॉन केवल वैसे उद्दीपक द्वारा उत्तेजित हो सकता है जिसकी तीव्रता सामान्य से अधिक हो, मतलब कि जो बहुत तेज से स्टिमुलेट कर पाए न्यूरॉन को, मतलब नॉर्मल टू हाई। अब आदमी तभी दौड़ पा रहा है उतनी तेज़ी से जब उसको लगता है कि अब वो जीतने वाला है, मतलब उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है। तो यही जो जैसे मैंने बताया कि तभी मतलब उत्तेजित हो पाता है, स्टिमुलेट हो पाता है उस न्यूरॉन के थ्रू, मतलब न्यूरॉन तभी उत्तेजित हो पाता है जिस स्टिमुलेशन, जिस उद्दीपक द्वारा उत्तेजित है, जिसकी तीव्रता, जिसकी एक्टिविटी या फिर जिसकी इंटेंसिटी सामान्य से, नॉर्मल से हाई हो। अब यहाँ नॉर्मल से हाई होने का मतलब है कि वो पर्सन तभी दौड़ेगा वापस से जब उसको लगेगा कि अब वो जीतने वाला है, मेरे अगल बगल अब कोई नहीं है, मुझे फिर से दौड़ना है। ठीक है, इस तरह की अवधि को रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। देखो इसको मैं एक बार और समझाती हूँ, मुझे लगता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। कोई भी न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स के तुरंत उत्पन्न होने के तुरंत बाद एक विशेष अवधि होती है जिसमें वो उत्तेजित नहीं किया जा सकता है, चाहे उद्दीपक की तीव्रता कितनी भी हो। ठीक है, यहाँ पे तो आपको लगा होगा कि यहाँ तो कह रहा है कि कितना भी उद्दीपक एक्टिव हो, मतलब इंटेंसिटी कितनी भी तेज हो, उसको स्टिमुलेट किया ही नहीं जा सकता है। बट तो इसको देखो क्या कहते हैं, ये समझ लो, ये जो फेज होता है इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। मतलब उसको उत्तेजित किया ही नहीं जा सकता है, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो। मतलब अगर कितना भी आदमी को ऐसा फील हो रहा हो, जब वो थक के तुरंत 2 सेकंड खड़ा हुआ है कि भाई मैं जीतने ही वाला हूँ, तो क्या हुआ, मैं दौड़ने वाला नहीं हूँ, तो वो जो खड़ा है ना उसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। और ये जो अवधि होती है ना 5 से 2 मिली सेकेंड के लिए होती है। सडनली पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि भाई मैं फर्स्ट हूँ, मेरे अगल बगल कोई नहीं है, तो
उसको जो ये सडनली मैंने कहा ना, उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे अगल बगल कोई नहीं है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस रिकवरी फेज़। यानी अब उसको ये रियलाइजेशन की फेज़ जो मैंने बताया, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस रिकवरी फेज़, जो कि 5 से 2 मिली सेकेंड का होता है, जिसमें कि न्यूरॉन को सडनली ये एक्टिवेशन होता है या उसमें सडनली रिकवरी होती है, जिसमें न्यूरॉन केवल, अब इस फेज़ में न्यूरॉन कैसे स्टिमुलेट होगा, लेकिन इस फेज़ में न्यूरॉन केवल उसी उद्दीपक या स्टिमुलेट से उत्तेजित हो पाता है, स्टिमुलेट हो पाता है, स्टिमुलस से स्टिमुलेट हो पाता है, जिसकी इंटेंसिटी नॉर्मल से थोड़ी सी हाई होती है। मतलब अब आदमी तभी दौड़ रहा है, रियलाइज़ किया आप कंटिन्यूअस रिकवरी फेज़ में कि वो फर्स्ट आने वाला है और वापस से वो दौड़ने के लिए तैयार हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। न्यूरॉन उसी स्टिमुलस से स्टिमुलेट हो रहा है जिसका इंटेंसिटी सामान्य से अधिक हो। अब आपको, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। यह अवधि भी कुछ मिली सेकेंड की ही होती है, चूँकि ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इसकी अवधि समाप्ति के बाद न्यूरॉन की उत्तेजनशीलता की शक्ति पूर्णतः कायम हो जाती है। मतलब ये सारा चीज़ें जो ख़त्म होती है ना, उसके बाद न्यूरॉन पहले की तरह ही हो जाता है, मतलब वो फिर से उसी तरह से एक्टिवेट हो सकता है। शक्ति पूर्णता का पहले की तरह कायम हो जाती है और वह सामान्य तीव्रता के उद्दीपक से उत्तेजित होने के लायक भी हो जाता है। मतलब अब वो जो नॉर्मल बाकी लोग जैसे रन कर रहे थे और पर्सन दौड़ रहा था कि भाई मुझे फर्स्ट आना, मतलब वो सारी चीज़ें इक्वल हो गई, जैसे पहले थी वैसी ही हो गई। अब न्यूरॉन नॉर्मल जो स्टिमुलस होता है उससे भी स्टिमुलेट हो सकता है। तो जो फिजिक्स साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो अध्ययन किया गया उसके आधार पर स्पष्ट हुआ कि मनुष्यों का जो तंत्रिका आवेग एक्शन पोटेंशियल की गति 1 मीटर प्रति सेकंड से लेकर के 100 मीटर या 224 मिली प्रति सेकंड तक की होती है। ये वाला जो लिखा है ना, 1 मीटर प्रति सेकंड से लेकर के 100 मीटर या 224 मील प्रति घंटा तक का हो सकता है। मैंने सेकंड बोला, प्रति घंटा तक का हो सकता है। बड़े एवं लंबे एक्सॉन वाले न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग की गति तीव्र होती है। ये वाला जो मैंने ये बताया ना, ये वाला क्वेश्चन है, नेट में पूछा जाता है ये वाला, कि कोई भी न्यूरॉन की तंत्रिका आवेग की गति क्या होती है, वो कैसी, मतलब कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ख्याल रखिएगा कि 1 मीटर प्रति सेकंड से लेकर के 100 मीटर 200 मील प्रति घंटा तक का हो सकता है। तो लेकर के प्रति सेकंड 100 मीटर या 224 मील प्रति घंटा तक का हो सकता है। अब आगे बात करते हैं। बड़े एवं लंबे एक्सॉन वाले न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग की गति तीव्र होती है, जबकि लघु, मतलब जो लंबे एक्सॉन्स होते हैं उसमें जो एक्शन पोटेंशियल की गति होती है, जो उसका आप गति का संबंध स्पीड से हो सकता है, उसकी जो स्पीड होती है बहुत ही हाई होती है, जबकि जो छोटे एक्सॉन वाले न्यूरॉन होते हैं उनकी जो तंत्रिका आवेग यानी एक्शन पोटेंशियल की गति जो होती है वो धीमी होती है। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया। तो बड़े और लंबे एक्सॉन वाले जो तंत्रिका आवेग की गति क्या होती है, वो तीव्र होती है, जबकि जो छोटे एक्सॉन वाले न्यूरॉन होते हैं उनकी गति क्या होती है, धीमी होती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई जो न्यूरॉन लंबे होते हैं, न्यूरॉन कैसा दिखता है, ऐसे ही ना कुछ दिखता है। अब ये चूँकि लंबे हैं तो यहाँ तक एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट करने में इसका जो गति होगा, स्पीड तो तेज होगी ही, समय भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हो गए मान लो, ठीक है, ये इंड बटन्स हो गए, तो ये समय लेगा, तो इसीलिए इसकी जो गति होती है तीव्र होती है, जबकि छोटे एक्सॉन वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें नर्व इम्पल्स की गति क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का इमेज है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन किस में यूज़ होता है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बेसिकली जब कम्युनिकेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता है तब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मैं दूसरे वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही।
तो आज के वीडियो में मैंने आपसे बहुत कुछ डिस्कस किया एक्शन पोटेंशियल के बारे में, रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के बारे में। हाँ, हम लोगों ने हाइपर पोलराइजेशन को डिस्कस नहीं किया, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और इसके साथ ही साथ ये एक क्वेश्चन का आंसर था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कम्युनिकेशन कैसे होता है, सॉरी, एक ही न्यूरॉन में कम्युनिकेशन कैसे होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कम्युनिकेशन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, जो कि मैं आपको दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो फिर मिलेंगे। अच्छा, आज का क्वेश्चन ये है कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, और डीपोलराइजेशन क्या होता है आपको बताना है, और इसके साथ ही साथ पोलराइजेशन क्या होता है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आयंस किसको कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो आप भी ये जो क्वेश्चन है इनको कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आप इसका नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीक में एक वीडियो ज़रूर आता है। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।